गाइस नेक्स्ट आईपीओ जो लगा हुआ है ममता मशीनरीज का आईपीओ है, काफ़ी लीडिंग आईपीओ है ये भी। ठीक है, इस आईपीओ में अपने जो लास्ट आईपीओ डिस्कस किए थे वो था कॉनकॉर्ड का, जो भी 19 तारीख को ही लगने वाला है। ये भी 19 तारीख को लगने वाला है और 2-4 आईपीओ भी है 19 तारीख को लगने वाला है। पर हम उसमें से जो बेस्ट एंड बेस्ट आईपीओज होंगे उसी के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे, ताकि लिस्टिंग गेन आपको और बेनिफिट्स आपको अच्छे मिले। जैसे पिछली बार हमने मोबीक्विक और कौन सा विशाल मार्ट का जो आईपीओ था उसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि उसको अप्लाई करना है लिस्टिंग गेन। आज वो लिस्ट हुआ मार्केट में, ठीक है, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन मिली वहाँ पे। 30-40% लिस्टिंग गेन विशाल मार्ट पे मिली है और लगभग वो शायद से 80 से 90% कुछ तो परसेंटेज पे भी गया मोबीक्विक का आईपीओ, जो आज लिस्टिंग डेट था उसका। तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हो स्टॉप लॉस डाल के। बच्चों को स्टॉप लॉस जब भी सुबह ही हमने बताए थे व्हाट्सअप चैनल पे, तो आप जुड़ना है तो ग्रुप में लिंक दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसमें आईपीओ के दिन और आईपीओ के लास्ट डे आपको चीज़ें बताई जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, लगाना नहीं लगाना, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी जो है मशीनरीज बनाती है पैकिंग, जैसे प्लास्टिक बैग्स, पाउच, पैकेजिंग के लिए। कौन सी कंपनियों के लिए? एफएमसीजी, फूड एंड बेवरेज के लिए। इनके कुछ लीडिंग कस्टमर्स हैं जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे। बालाजी वेफर्स काफ़ी फेमस है, ठीक है, जैसे हल्दीराम होता है वैसे ही इनकी जो पैकिंग होती है, जैसे अमेज़ॉन है, ये जो पैकिंग करवाते हैं, ऐसी कंपनियों के लिए पैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी मशीन्स बनाने का काम ये ममता मशीनरीज बनाती है, यानी इनका काम है मशीन्स बनाना इन कंपनियों के लिए। ठीक है, तो ये जो इनके कस्टमर्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, इनमें से कुछ आपको पता होंगे तो ठीक है। ये गिट्स कंपनी भी पता होगा जो फूड प्रोडक्ट के लिए होती है। ठीक है, कंपनी जो है वो 75 कंट्रीज़ में अपनी मशीन को एक्सपोर्ट करती है। जैसे कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में कंपनी का एम्प्लॉयज़ के लिए 87 स्किल्ड इंजीनियर्स वगैरह वगैरह है। ठीक है, उसका तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है फ़िलहाल। हमें देखना है कि आईपीओ की फंडामेंटली क्या इंपॉर्टेंस है। तो आईपीओ 19 दिसंबर को लगेगा, 23 को क्लोज़ होगा। हमारा मेन डिसीजन 23 को रहता है। वैसे तो हम अप्लाई करने के बारे में बच्चों को पहले बता दें, बट सडनली कुछ होता है, कभी जीएमपी कम होता है या कुछ मार्केट में क्रैशेस आ गए, कुछ सेंटिमेंट्स रॉन्ग हो गए, तो हम उस टाइम पे आईपीओ में थोड़ा सा लीड जो है कम करने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए ग्रुप में बने रहो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आईपीओ जो है पूरा का पूरा ओएफएस है। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको कि इशू साइज़ जो है वो है 179 का। छोटा सा ही आईपीओ, काफ़ी छोटा आईपीओ हो गया। 179 मतलब कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इससे ज़्यादा तो एफआईआर डेली सेल कर देता है मार्केट में। ठीक है, और पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब कंपनी के पास पैसा जाने वाला नहीं है, ये पैसा उनके पास जाएगा जो अपनी स्टेक बेच रहा होगा। सिंपल है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। ठीक है, प्राइस बैंड 243 के हिसाब से 61 शेयर्स आपको मिलेंगे। एम्प्लॉय होंगे तो डिस्काउंट मिलेगा उसको। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिटेलर कोटा क्या है। रिटेलर का कोटा यहाँ पे 35% दिया है, जो भी काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद में ये तो डेट्स हो गई टेंटेटिव जो आपको दी रहती है। 23 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट, रिफंड वगैरह वगैरह। लिस्टिंग 27 को होंगे। चलो, उसके बाद में कंपनी, ये तो आपको पता ही है, लॉट साइज़ के बारे में भी सभी को पता है। जो रेगुलर आईपीओ लगाते हैं उनको पता होना चाहिए कि मिनिमम लॉट हम 15 का लगाते हैं, मैक्स 2 लाख के अंदर का होता है। एचएनआई कैटेगरी में हम 2 से 10 लाख के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ जो है, काफ़ी मेजर एक्सपोर्टर है मशीनरीज की, जो पैकिंग के लिए और इस चीज़ों के लिए देखी जाती हैं। मतलब कंपनी का फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और कंपनी का जो काम है वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ब्रांड भी काफ़ी, मतलब जो कंपनी के कस्टमर्स है वो भी काफ़ी ब्रांडेड कस्टमर्स है। ठीक है, ये कंपनी के प्रमोटर्स है जिनके लिस्ट आपको दी है। उसके बाद में कंपनी का फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल में अगर प्रॉफिट देखते हो तो प्रॉफिट देखिए स्लाइटली ग्रो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में बोरोविंग जो है, बोरोविंग थोड़ी कम हो गई है, ये सबसे अच्छा बात है। मतलब देखो, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बोरोविंग कम हो रही है, ये भी अच्छी बात है। खर्चे तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, खर्चे कभी कम नहीं होते। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते रहेगा, वो बात नहीं है। रेवेन्यू भी बढ़ते ही रहेगा क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो। ठीक है, उसमें भी कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद में इंडिकेटर क्या बता रहे हैं कि आरओसी क्या बता रहे हैं, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कितना है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 27 टाइम्स है, जो भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी कंपनी का काफ़ी बेस्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा ही है, प्रॉफिट की मार्जिन भी काफ़ी अच्छी है। EPS तो यहाँ दिया हुआ नहीं है कंपनी ने, लेकिन पी रेशो ज़रूर दिया है, तो पी भी काफ़ी ठीक ठाक ही है। मतलब कंपनी ने टेबल पे आपके लिए कुछ छोड़ा है, मतलब कंपनी के शेयर में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 30 to 40% लिस्टिंग गेन पकड़ के चलिए। ठीक है, इतनी काफ़ी होती है। ठीक है, इतना रिटर्न तो बैंक में भी नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। तो उसी के लिए हमें IPO अप्लाई करना होता है। ठीक है, सही IPO को चुनाव करना अपने हाथ में है। ठीक है, नहीं तो क्या है, कुछ लोग हुंडई जैसे, पेटीएम जैसे या LIC जैसे, इसके पहले भी बहुत सारे IPO से गए, किसी में भी लगा देते हैं नाम देख के और फिर ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी जितना भी पैसा आएगा, मैंने पहले बताया कि कंपनी पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे बोला भी है कि पूरा शेयर होल्डर कम बेच रहा है, जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही बेच रहे हैं, तो वो अपना फंड यूज़ करेगा, उसको क्या करना है वो इशू नहीं है। कंपनी का मेन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मशीनरीज बनाना है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। कंपनी की ये पीयर कंपैरिजन दिए यहाँ पे कॉम्पिटिटर, ठीक है, जिनका पी काफ़ी हाई है। इन कंपनी के कंपैरिजन में इसका पी जो था वो कितना था, 16 पॉइंट समथिंग दिया था। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर मुझे सस्ता लग रहा है। ठीक है, इनके कंपैरिजन में। और कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि प्री इशू होल्डिंग कंपनी की इतनी है और पोस्ट इतना रहेगा, मतलब कंपनी प्रमोटर के पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा है, तो इस IPO को हम रिकमेंड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी। तो बने रहिए ग्रुप में, उसके लिए आपको डिटेल में जानकारी मिलेंगी। जिस दिन शेयर लिस्ट होता है उस दिन स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या रखना है, होल्ड करना है कि एग्जिट करना है, ये सभी जानकारी आपको मिलती है। और एक IPO मैंने इसके पहले सजेस्ट किया था कॉन्कॉर्ड का, उसको भी आप प्रॉपरली देखिए। देखो, पढ़ना है, समझना है, देन अप्लाई करना है। ऐसे भी किसी के भी बोलने पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बोलने पे अप्लाई करो, आप पहले देखो, समझो हमें क्या की फैक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। जो की फैक्टर्स हमें यहाँ मिल रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हमारे लिए फेवरेबल है तो ऑब्वियसली कंपनी में आपको अच्छा सा मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कंपनी के DRHP वगैरह यहाँ पे है। एंकर लिस्ट कल आ जाएंगी शायद अपने पास, तो एंकर लिस्ट का भी डेटा मिल जाएगा, क्योंकि एंकर की आज की डेट होती है। एक दिन पहले एंकर लोग इन्वेस्ट करते हैं, देन अपने पास एंकर लिस्ट आएगी कल, तो उसका भी हमें डिटेल मिल जाएगा कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, IPO डिटेल वगैरह वगैरह होती है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।